हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। ये हमारी पियाजे क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले का पार्ट देखना है 1 to 15 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, वो इससे पिछले पार्ट के अंदर है, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट एनिमिज्म? निम्नलिखित में से कौन जीववादी सोच को दर्शाता है? एनिमिज्म का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? एनिमिज्म वो है जब बच्चा किसी भी नॉन लिविंग थिंग को क्या समझता है कि वो क्या है, एक लिविंग थिंग है। ठीक है। बिलीविंग विंड कैन गेट एंग्री, यह मानना कि हवा नाराज़ हो सकती है। सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय शेप, वस्तुओं को आकार के अनुसार छांटना। अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन, संरक्षण को समझना। रिवर्सिंग मेंटल एक्शंस, मानसिक क्रिया को पलटना। बताएं ऐसी चीज़ जिसके अंदर बच्चा आपका क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मानना स्टार्ट कर देता है। रिवर्सिंग मेंटल एक्शंस तो इसका आंसर नहीं हुआ उस हिसाब से, ना ही अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन हुआ, सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स भी नहीं हुआ। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। और बिलीविंग विंड कैन गेट एग्री, अब विंड क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, बट क्या वो एंग्री हो सकती है? नहीं हो सकती है। बट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान चल रहा है तो क्या बोलते हैं, भगवान नाराज़ हो गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है। तो एनिमिज्म क्या है, वही चीज़ है। ठीक है, कि आपका एक नॉन लिविंग थिंग को क्या बना दिया है, लिविंग बना दिया है। अब आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताएंगे कि ये जो चारों चीज़ें ये कौन कौन सी स्टेज में और कौन कौन से एज ग्रुप के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी जो चौथी स्टेज है पियाजे की, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल, इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक दर्शक, सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल, या फिर कंजर्वेशन, संरक्षण। ट्रायल एंड एरर की तो बात ही नहीं करी है पियाजे ने। सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल, कंजर्वेशन, या फिर इमेजिनरी ऑडियंस। फॉर्मल ऑपरेशनल में आपके कौन कौन सा एज ग्रुप आता है, पहले तो आप ये डिसाइड करें। ये आपको याद हो गया होगा कि जो टीनेज वाला एज ग्रुप है वो फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर आता है। प्लस उसके साथ साथ टीनेज को क्या चीज़ मतलब जो होती है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, सॉरी, कंजर्वेशन तो उनके अंदर आ चुका होता है पहले ही, सिंबॉलिक प्ले तो बहुत ही पहले का हो गया। ठीक है, लेकिन इमेजिनरी ऑडियंस जो आपकी क्या है, इमेजिनरी ऑडियंस है। क्यों? टीनेजर्स को ये लगता है क्योंकि ना तो वो बहुत बड़े होते हैं और ना ही वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हमेशा ये लगता है कि उनका इवैल्यूएशन करने के लिए या उनको रिजल्ट देने के लिए या उनका आंकलन करने के लिए कोई ना कोई उनको हमेशा क्या कर रहा है, देख रहा है। इसलिए वो अपना बेस्ट से बेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तभी उनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, हर चीज़ का प्रेशर वो लेकर चल रहे होते हैं अपने ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में क्या बना रखी होती है, काल्पनिक दर्शक बना रखे होते हैं, कि इमेजिनरी ऑडियंस बना रखी है कि कोई ना कोई उनको हमेशा क्या कर रहा है, देख रहा है, उनके ऊपर नज़र रखे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच स्टेज अलाउज अ चाइल्ड टू थिंक हाइपोथेटिकली? हाइपोथेटिकली कौन सी स्टेज आपकी अलाउ करती है, कौन सी अवस्था में बच्चा काल्पनिक रूप से सोच सकता है? प्री ऑपरेशनल में, सेंसरी में, कॉन्क्रीट में, या फॉर्मल में? हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव थिंकिंग आपको पढ़ाया गया, इसके बारे में बताएं। आपकी जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, वो कौन सी स्टेज में आती है? आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ पियाजे स्टेजेस? पियाजे के चरणों का सही क्रम क्या है? ये तो आप बता ही सकते हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है? सेंसरी मोटर, फिर आती है प्री ऑपरेशनल, फिर आती है कॉन्क्रीट, और फिर कौन सी आती है आपकी? फॉर्मल। आंसर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच स्टेज डज क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन अपीयर? वर्गीकरण और क्रमबद्धता किस अवस्था में प्रकट होते हैं? सेरिएशन का मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लगाना, एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को लगाना। ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई है, अलग अलग शेप्स की या कलर्स की, तो आपने उसको क्या करना है, अलग अलग करके दिखाना है। एक टोकरी के अंदर अगर सेम कलर्स की चीज़ें हैं तो आपने बोलते कि अलग अलग कलर्स को आपने अरेंज करके दिखाना है, या फ्रूट्स को अलग करना है, वेजिटेबल्स को अलग करना है, सीड्स को अलग करना है, किसी भी तरीके से, या स्क्वायर शेप अलग करनी है, सर्कल अलग करनी है। दैट इज़ व्हाट क्लासिफिकेशन। कौन सी एज में आते हैं सेरिएशन और क्लासिफिकेशन? फॉर्मल में तो नहीं आता, और ना ही आता है आपका सेंसरी के अंदर।
ये तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया। अब बच्चा आपके पास दो, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एज याद कर लें कि कौन सी एज से कौन सी एज तक का जो एज ग्रुप है वो कौन सी स्टेज में लाई करता है। आपका प्री ऑपरेशनल के अंदर कहाँ से 2 से लेके 7 तक का एज ग्रुप आता है, और जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसके अंदर कहाँ से 7 से 11 तक का एज ग्रुप आता है। अब आप बताएंगे कौन सा है इसके अंदर करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होता है आपका कौन सा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्योंकि तब तक बच्चे को थोड़ी सी समझ आ जाती है बड़े छोटे की या क्लासीफाई करने की। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड व्हेन अ चाइल्ड अडेप्ट देयर थिंकिंग टू इंक्लूड न्यू एक्सपीरियंसेस। वह कौन सी अवधारणा है जिसमें बच्चा नई जानकारी को शामिल करने के लिए अपनी सोच को समायोजित करता है। एसिमिलेशन, समावेशन, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, एकोमोडेशन, समायोजन, या फिर इमिटेशन, अनुकरण। बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सही आंसर समझ में आ रहा है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत आए, बट तब भी आप समझ सकते हैं अडैप्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ को अडैप्ट करना। आप अडैप्टेशन कब करते हैं, जब आप किसी ना किसी चीज़ में चेंजेस या मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप हिंदी पढ़ लेते तो यहीं पे समायोजित दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, स्कीमा होता है एक मेंटल फ्रेमवर्क, आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का पिक्चर बन जाना। उसके बाद अगर उसके अंदर आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं वो क्या होता है, एसिमिलेशन। न्यू एडेड इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई चीज़ का चेंज करना और उस अकॉर्डिंग ही आगे अपनी ज़िंदगी चलाना, उसी अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाना, उसी अकॉर्डिंग समायोजन कर लेना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका अकोमोडेशन। तो कोई भी न्यू चीज़ को आपने क्या करा, इंक्लूड करने को ऐड करना मत समझिए, अडेप्ट किया है उसने उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट अ मून फॉलोज देम वेल वाइल वॉकिंग इज शोइंग। ठीक है, एक आपका बच्चा है वो ये सोच रहा है कि चांद उसके साथ चल रहा है, वह किस अवधारणा को दर्शाता है। ईगोसेंट्रिसिज्म, अहं केंद्रीयता, एनिमिज्म, जीववाद, सेंट्रेशन, एकात्मकता, या फिर रिवर्सिबिलिटी, प्रतिमूलन। एक बच्चा है छोटा, ठीक है, उसको ये लग रहा है कि चांद उसके साथ साथ चल रहा है। आपको इसका जवाब देना है कि क्या होगा। देखो, सेंट्रेशन का मतलब तो होता है अपनी ही सोच के ऊपर टिके रहना, या फिर किसी एक चीज़ को लेके एक ही उसका क्या होना, एक ही पहलू होना। रिवर्सिबिलिटी का इस चीज़ के अंदर कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं है। अब बचता है एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिसिज्म। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि आप इसके अंदर एनिमिज्म भी समझ सकते हैं और इसके अंदर आप ईगोसेंट्रिसिज्म भी समझ सकते हैं। अब आपको इन दोनों की डेफिनेशन बता देती हूँ। ईगोसेंट्रिसिज्म वो होता है जब बच्चा अपनी ही बात के ऊपर टिका रहता है कि जो वो सोचता है वही क्या है, सही। एनिमिज्म क्या होता है, जब वो जीववाद करता है, जब वो नॉन लिविंग थिंग को क्या समझता है, लिविंग थिंग समझता है। अब आपने ये देखना है कि आपके साथ चांद चलता जा रहा है, वो आपका जीववाद है या अहं केंद्रीयता है। देखिए, समझते हैं इसको। जो आपका मून है, आपको पता है कि मून किसी के साथ नहीं चलता। मून अपनी क्या कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है अर्थ की। ठीक है, मून अपना घूम रहा है अर्थ के चारों ओर। बच्चे को ये लगता है कि जिस भी दिशा में वो जा रहा है मून उसके क्या जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है ना। तो वो एनिमिज्म नहीं हुआ, वो क्या हुआ, ईगोसेंट्रिसिज्म हुआ। एनिमिज्म का मतलब होता है आप किसी को क्या बना रहे हो, लिविंग बना रहे हो। लेकिन ये तो सबको पता है कि चांद वैसे भी घूमता है, तो आपने किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग नहीं बनाया। जैसे कि पहले एक क्वेश्चन में था कि विंड एंग्री हो गई है। लिविंग तक कब होता है, जब आप इमोशंस दिखाते हो। क्या इसके अंदर कोई इमोशन दिखा है, इमोशंस तो कोई दिखे ही नहीं ना। तो एनिमिज्म इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन उसने एक सोच धारण कर रखी है कि किसके हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से क्या कर रहा है, मून चल रहा है, जो कि सच नहीं है। और वो मान भी नहीं सकता और उसको हम समझा भी नहीं सकते उस एज ग्रुप में। तो क्या है इसका आंसर सही, ईगोसेंट्रिसिज्म। एनिमिज्म हमेशा तब दिखेगा जब आपको उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस दिखे या एनिमल इमोशंस, जो इमोशनल चीज़ें होती हैं, अगर वो आप कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ, तब उसके अंदर क्या आएगा, एनिमिज्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा इनमें से कार्य नहीं किया जा सकता।
क्लासिफिकेशन, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन या फिर सेरिएशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, याद रख लेना वर्ड, ये देख लेना। कैन नॉट छुपा हुआ वर्ड होता है, ये दिखता नहीं है एग्ज़ाम के टाइम पे, और जल्दबाजी में हम देखते हैं अरे पहला ही ऑप्शन क्लासिफिकेशन, चलो लगा देते हैं, ये तो होता ही है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट लिखा हुआ है, जो छुपा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा, कंजर्वेशन भी नहीं होगा, ना ही क्या होगा सेरिएशन। इसका आंसर क्या होगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, क्योंकि ये किस में आती है आपका फॉर्मल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। In which stage does a child become capable of forming moral judgments based on their intentions rather than consequences? बच्चा किस अवस्था में कार्यों के परिणामों की बजाय मंशा के आधार पर नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं? अब वो इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, इंटेंशंस पे जजमेंट कर रहे हैं। प्री ऑपरेशनल में, सेंसरी मोटर में, हेट्रोनॉमस ऑटोनॉमस में, पराधीन नैतिकता या फिर स्वायत्त नैतिकता, संवेदक गतिक या फिर पूर्व संक्रियात्मक, बताएं। ये इसके अंदर भी हम एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हैं। ये देखो मॉरल स्टेजेस आपकी पियाजे की दो ही है, ठीक है, एक तो पराधीन है और एक स्वायत्त है, हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस। तो प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर तो यहीं पे कट जाती हैं, ये दो बच जाती हैं। अब आपने ये देखना है कि कौन सी स्टेज में बच्चा किस तरीके से आपका सोचता है इन द केस ऑफ मॉरल जजमेंट। दो टाइप की स्टेजेस बताई थी पियाजे ने, हेट्रोनॉमस और ऑटोनॉमस। हेट्रोनॉमस जो आपकी स्टेज होती है उसके अंदर बच्चा किस हिसाब से सोचता है, उसमें बच्चा देखता है कि जितनी बड़ी गलती, ठीक है, या जितनी बड़ी मिस्टेक, उतनी बड़ी उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो उस टाइम पे वो इंटेंशन नहीं देखता किसी भी चीज़ के पीछे। लेकिन ऑटोनॉमस के अंदर वो क्या देखता है, इंटेंशन देखता है। बेशक गलती कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसको देखा जाता है। तो मंशा देखे जिस जगह में जाएगी वो क्या होगा, आपका ऑटोनॉमस मोरालिटी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, which of the following pairs correctly matches a Piaget stage with its key limitation? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पियाजे के चरण और उसकी मुख्य सीमा को सही मेल है? ठीक है, आपको इनका मैच द फॉलोइंग करना है इन शॉर्ट। प्री ऑपरेशनल में रिवर्सिबिलिटी, पूर्व संक्रियात्मक प्रतिमूलन, सेंसरी मोटर ईगोसेंट्रिसिज्म, संवेदक गतिक अहंकेंद्रियता, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त सोच, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल सेंट्रेशन औपचारिक संक्रियात्मक एकात्मकता। देखो प्री ऑपरेशन में रिवर्सिबिलिटी तो नहीं होती, ये तो यहीं कैंसिल हो गया। ना ही सेंसरी मोटर के अंदर क्या होती है, ईगोसेंट्रिसिज्म होती है। ईगोसेंट्रिसिज्म किस में होता है, प्री ऑपरेशनल में, और रिवर्सिबिलिटी किस में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल में सेंट्रेशन नहीं होता। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर। ठीक है, अगर आपका कोई भी कॉन्क्रीट, ये भी एक क्वेश्चन पहले ऊपर जा चुका है, अगर कोई भी कॉन्क्रीट सिचुएशन है तो उसके अंदर तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करेगा ही ना, तो स्टार्ट हो जाती है आनी बच्चे के अंदर। उस तरीके से बच्चे में लॉजिक आना तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हाइपोथेटिकल लॉजिक है जिसके अंदर वो रीजनिंग लगाने लग जाए, एक होता है लॉजिक कि इसका रीज़न ये हो सकता है, ठीक है, और एक वो लॉजिक होता है जिसके अंदर उसको सही का भी पता होता है और गलत का भी पता होता है, और वो उस रीज़न को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो वो जो एक्सप्लेनेशन वाला होता है वो आता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वाला नहीं होता, जो डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है, वो किस में आ जाता है, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये थे आपके पियाजे के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। जो भी क्वेश्चन का आपको डाउट है या किसी भी चीज़ का डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई बिल्कुल किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वाइगॉस्की का वीडियो, वाइगॉस्की का टॉपिक उसको कवर करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। ठीक है।